अध्याय नंबर 5 के पार्ट सेकंड में आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट सेकंड के अंदर मैं आप लोगों को अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसके और भी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ। इस पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद में आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाँचवा पार्ट आपका पूरे अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, तो आप इन दोनों पार्टों को देख लेना। तो हमने 18 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, अब हम 19वां क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और 19वां क्वेश्चन ये है कि चुंबकत्व में गाउस के नियम को लिखिए। चुंबकत्व में गाउस का नियम लिखना है। हमने पार्ट सेकंड के अंदर भी गाउस का नियम पढ़ा था, वो विद्युत के लिए था, और यहाँ पर गाउस का जो नियम है वो चुंबक के लिए। विद्युत के लिए जो गाउस का नियम था वो ये था कि क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट लिखते थे अपन। सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये व्यापक नियम जो होता था गाउस का, ये व्यापक नियम होता था। और बाकी अपन गाउस की परिभाषा से लिखते हैं तो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट लिखते थे। यानी ये सभी किसको बताते हैं? चुंबक विद्युत फ्लक्स को। किसको? ये भी विद्युत फ्लक्स का सूत्र था, ये भी विद्युत फ्लक्स के बराबर था। लेकिन हमें यहाँ पर चुंबकत्व में गाउस का नियम बताना है। हमें किस में बताना है? चुंबकत्व में गाउस का नियम बताना है। इसे हटा देते हैं। चुंबकत्व में गाउस का नियम बताने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे अलग से हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए वो क्या है, वो ये है कि चुंबकत्व में गाउस का नियम, तो यानी चुंबक के लिए अपन बी प्रदर्शित करते हैं। सिंबल क्या यूज करते हैं? बी। तो इसका चुंबकत्व में गाउस का नियम होगा क्लोज इंटीग्रल, ये जो साइन है क्लोज इंटीग्रल का है, बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ये जो है बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर जो होगा वो 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यही चुंबकत्व का गाउस का नियम है, यही चुंबकत्व का गाउस का नियम है। अब अपन इसको थोड़ा बड़े तरीके से पढ़ लेते हैं कि और भी आप क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ आप लोग इतना तो जान गए होंगे कि चुंबक के अंदर दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं चुंबक के अंदर? दो ध्रुव। चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं। और एक और बात, इस ये विशेषताएं मान लेना कि दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि चुंबक का केवल एक ही ध्रुव हो, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। आप चुंबक के चाहे कितने टुकड़े कर दो, उस टुकड़े होने के बाद में उस चुंबक का एक हिस्सा तुरंत उसका विपरीत ध्रुव बना लेता है, विपरीत ध्रुव बना लेता है। तो एकल ध्रुव कभी भी अस्तित्व में नहीं होता। तो एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है। इसके अलावा धारावाही लूप या फिर चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकत्व सबसे छोटा रूप माना जाता है। जो धारावाही लूप होता है, जैसे किसी तार है जो वृत्ताकार है अगर, या फिर उसमें अपन धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, तो वो एक तरीके से छोटा चुंबक माना जाता है, छोटा चुंबक माना जाता है। यही कारण है होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत तथा बंद वक्र के रूप में होती है, क्योंकि वो एक लूप की तरह कार्य करता है और धारावाही लूप भी चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत तथा बंद वक्र के रूप में होती है। चुंबकत्व के गाउस के नियम को अपन पूरा एक्सप्लेन करने के लिए हम लिखेंगे कि चित्रानुसार माना एक बंद लूप है। ये जो आप देख रहे हो ये एक बंद लूप है जिसका क्षेत्रफल S है। जिसका क्षेत्रफल कितना माना? S है। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बंद पृष्ठ, ये पूरा क्या हो गया? बंद पृष्ठ हो गया। बंद पृष्ठ S में प्रवेश करने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बराबर होगी। जैसे कि यहाँ से देखिए चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, ये निकल रही है चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के बराबर होगी। अर्थात पृष्ठ में जितनी बल रेखाएं प्रवेश करती है उतनी बाहर निकलेगी। भाई जितनी प्रवेश कर रही है उतनी क्या करेगी? बाहर निकलेगी, तो उतनी बाहर निकलती है। यदि प्रवेश करने वाली बल रेखाओं को अपन धनात्मक चिन्ह के साथ में लिखें और बाहर निकलने वाली बल रेखाओं को ऋणात्मक चिन्ह के साथ में लिखें, तो प्रवेश करने वाली बल रेखाएं बराबर होगी बाहर निकलने वाली बल रेखाओं के। तो हम क्या कह सकते हैं? जितनी प्रवेश कर रही है ना वो बल रेखाएं किसके बराबर होगी? बाहर निकलने वाली बल रेखाओं के बराबर होगी। ठीक है। अतः यानी जब मान लीजिए 5 अंदर गए, 5 ही बाहर निकल गए, किसी कमरे के अंदर 5 व्यक्ति अंदर गए, वही वापस निकल गए, तो कितने बचे कमरे में? 0। तो इसका मतलब होता है उसका मान, यानी प्रवेश करने वाली बल रेखाएं और बाहर निकलने वाली बल रेखाएं बराबर है, तो उनका मान कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। अतः हम कह सकते हैं कि नेट क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी होगी? 0। नेट क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसलिए चुंबकत्व के संबंध में गाउस का जो नियम है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा, ये मैंने आपको बताया था, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर 0। अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहे, अगर 1 नंबर का हो तो आपको ये जरूर लिख के आना है।
चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम पूछे तो ये लिखना है, और विद्युत के लिए पूछे गाउस का नियम तो क्लोज इंटीग्रल ई, बी की जगह क्या लिखोगे, ई लिखोगे, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर 0। इस तरीके से अपन इस कथन को इस तरीके से बता सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। यही था चुंबकत्व का गाउस का नियम। तो आशा है कि आप लोगों को चुंबकत्व का गाउस का नियम समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां है कि प्रति तथा अनुचुंबकीय पदार्थ, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, प्रति तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में मुख्य अंतर लिखिए। क्या मुख्य अंतर लिखना है कि क्या अंतर है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रति चुंबकीय पदार्थ जो है, प्रति वर्ड जहां पर भी आ जाता है तो इसका मतलब होता है विपरीत। क्या होता है, विपरीत। प्रति वर्ड जो है किसको बता रहा है, विपरीत को बता रहा है। तो प्रति वर्ड यहां पर विपरीत को बता रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, क्या जो चुंबकीय क्षेत्र है, अगर हम उसमें किसी पदार्थ को रखें, क्या अगर हम किसी पदार्थ को रखें उसके अंदर, तो क्या होगा, वो विपरीत दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित हो जाएगा। किसमें, विपरीत दिशा में। तो वो कौन सा पदार्थ कहलाएगा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। दोबारा सुन लेना कि अगर हम किसी पदार्थ को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अगर वो विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में, और कितना आंशिक रूप से चुंबकित हो जाता है, तो वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। इसका उदाहरण हमने इससे पहले भी याद कर लिया था। सोना, चांदी, हीरा, नमक, जल, वायु आदि, ये सभी क्या हैं, ये सभी कैसे हैं, ये सभी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। हीरा, नमक, जल, वायु सभी कैसे हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब इसके बाद में अनुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा देनी है। किसकी देनी है, अनुचुंबकीय पदार्थ की। तो देखो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, अनु मतलब होता है पीछे पीछे चलना, है ना, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि उसी दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाना। अनु मतलब पीछे पीछे चलना, यानी उसी दिशा में। तो ऐसे पदार्थ जिनको अपन प्रबल तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से, कौन सी दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से अगर चुंबकित हो जाते हैं, तो उन्हें अपन अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण जैसे कि एल्युमिनियम, प्लेटिनम, सोडियम, कॉपर, क्लोराइड, ऑक्सीजन, जितनी भी गैसें होती है लगभग वो सभी अनुचुंबकीय होती है। कैसी होती है, अनुचुंबकीय होती है। तो हमने प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ में अंतर भी जान लिया और इनके उदाहरण भी जान लिया। लेकिन एग्जाम में आप इसका आंसर इस तरीके से नहीं लिखेंगे, आप टेबल बना के लिख के आएंगे। एक तरफ तो आप लिखोगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ और एक तरफ लिखोगे आप अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, यहाँ पर आप प्रतिचुंबकीय की परिभाषा दोगे कि भैया विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाता है, चुंबकित हो जाता है। और यहाँ पर क्या लिख के आओगे, उदाहरण। यहाँ पर क्या लिख के आओगे, उदाहरण। इस तरीके से आप लिख के आओगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में हम जान लिए, उनके उदाहरण भी जान लिए। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, देखिए आप बता दोगे। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिचुंबकीय पदार्थों का व्यवहार अनुचुंबकीय पदार्थों से किस प्रकार भिन्न होता है। हमें यह बताना है कि अगर अपन किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों का और अनुचुंबकीय पदार्थों का व्यवहार जो होगा वो एक दूसरे से अलग अलग कैसे होगा, अलग अलग कैसे होगा। तो देखो कैसे होगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की छड़ों को शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, ध्यान देना, अगर आप प्रतिचुंबकीय पदार्थों की छड़ है कोई भी, जैसे सोने की कोई छड़ है, क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण सोना है, सोने की कोई छड़ है, उसको अपन शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच में लटका रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लटका रहे हैं। तो क्या होगा, अगर अपन उसको शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच में अगर लटका रहे हैं तो क्या होने वाला है,
तो देखिए अगर अपन उसको स्वतंत्रपूर्वक लटकाने पर इनकी अक्ष यानी लंबाई, जैसे कि चुंबक है, इस चुंबक की इस लंबाई में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पर उनकी अक्ष जो है, अक्ष किधर हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में हो जाएगी। यानी चुंबक अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर इस तरफ जा रही है तो चुंबक ऐसा खड़ा हो जाएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, तो ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में तो ऐसा खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा यदि अनुचुंबकीय पदार्थों की छड़ों को, अगर अपन किसको? अनुचुंबकीय पदार्थों की छड़ों को, इसको मिटा देते हैं। अगर अपन अनुचुंबकीय पदार्थों की छड़ों को शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच में अगर स्वतंत्रपूर्वक लटकाएंगे तो क्या होगा? इनकी अक्ष जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाएगी। नहीं आया समझ में? देखिए दोबारा बता देता हूँ। देखो प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ में इतना सा अंतर है कि अगर आप जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ की कोई छड़ है, जैसे ये छड़ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की छड़ है, अगर आप इस छड़ को शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवों के बीच में लेके जाओगे, पर रखोगे, तो क्या होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी दिशा एन से एस की तरफ होती है, मान लीजिए इधर है, तो अगर आप इसको लटकाओगे तो ये पता है ऐसे खड़ी हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या हो जाएगी? लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है ना, तो इसके क्या हो जाएगी? लंबवत। ये तो हो गई प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात। अब अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होगा? अगर शक्तिशाली चुंबक के ध्रुव ऐसे ही रखे हुए हैं तो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो छड़ है वो भी इसी दिशा में संरेखित हो जाएगी। वो भी किस दिशा में? इस दिशा में संरेखित हो जाएगी। ये अंतर है दोनों में, ये अंतर है प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ में, ये अंतर है। तो इस तरीके से अपन ने प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ से किस प्रकार से अलग है, भिन्न है, वो हमने जान लिया, और हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ में अंतर भी जान लिया और उदाहरण भी जान लिया। तब आप देख रहे होंगे कि बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। तो इसे आप याद कर लेना, ढंग से याद कर लेना। अब इसके बाद में हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक के प्रकार लिखिए। पहली बात, चुंबक किसे कहते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहा और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो क्या करता है? लोहे को, जितने भी लोहे की वस्तुएं होती हैं उनको, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। आकर्षित करता हो वह क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। तो चुंबक के बारे में आप लिख सकते हो कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है? लोहे को और चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, वह क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। अब देखिए, चुंबक का इस्तेमाल कई वस्तुओं और कई जगहों पर किया जाता है, इसीलिए चुंबक अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। और कुछ चुंबक हमें प्राकृतिक रूप से भी मिलते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक चुंबक, जिसे अपन इंग्लिश में नेचुरल मैग्नेट बोलेंगे। एक होता है कृत्रिम चुंबक, जिसे अपन आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलेंगे। प्राकृतिक चुंबक कहाँ से मिलते हैं? प्राकृतिक चुंबक आपको खदानों की खुदाई जब की जाती है तो वहाँ से मिलते हैं। तो कुछ विद्वानों के अनुमान के अनुसार सबसे पहले प्राकृतिक चुंबक एशिया के मैग्नीशिया शहर में मिला था। कौन सा शहर में मिला था? मैग्नीशिया शहर में मिला था। मैग्नीशिया शहर में मिला था। तो उस समय कच्ची धातु के रूप में पाया था। ये कौन सी धातु में? कच्ची धातु के रूप में। और इस कच्ची धातु का लोड स्टोन के नाम से जाना जाता था। जो कच्ची धातु मिली थी उसे किस नाम से जाना जाता था? लोड स्टोन से। देखिए मैं बड़ा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन छोटे क्वेश्चन यहाँ से आपसे बन सकते हैं। वो छोटे क्वेश्चन भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। आपसे पूछ सकता है कि जो प्राकृतिक चुंबक मिला था वो कौन सी जगह पे मिला था? वो मैग्नीशिया जगह पे मिला था। और जो कच्चा पदार्थ था, कच्ची धातु थी, उसे अपन लोड स्टोन कहते थे। लोहे तथा दूसरे चुंबकीय पदार्थों में अपनी ओर आकर्षित करने के कारण इनका नाम मैग्नेटाइट रखा गया और बाद में इसे मैग्नेट नाम दे दिया गया। पहले मैग्नेटाइट रखा, फिर क्या दे दिया? दे दिया। ठीक है, तो प्राकृतिक चुंबक के बारे में तो हम समझ गए कि प्राकृतिक चुंबक क्या है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं किसकी? कृत्रिम चुंबक की। कृत्रिम चुंबक क्या होगा? मानव निर्मित होगा। कृत्रिम चुंबक क्या होगा? मानव निर्मित होगा। अब मानव ने किस तरीके से चुंबक को बनाया उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। कृत्रिम चुंबक यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट।
आर्टिफिशियल मैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट है जो बनाया गया है, और लेकिन ये प्राकृतिक चुंबक के मुकाबले क्या, ये प्राकृतिक चुंबक के मुकाबले जो है ना कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है। क्या, कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो कृत्रिम चुंबक की बनावट के आधार पर हम इसे और भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि पहला स्थायी चुंबक, दूसरा अस्थायी चुंबक। देखो नाम से ही पता चल रहा है, स्थायी चुंबक अगर कह रहा है तो इसका मतलब है कि ऐसा चुंबक जो हमेशा के लिए स्थायी रहे, जिसके गुण को आप कभी समाप्त नहीं कर सकते। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप समझ गए होंगे। और ये स्टील, कार्बन, कोबाल्ट जैसी धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। अस्थायी चुंबक जो अस्थायी है, जिसके चुंबकीय गुण को कभी भी आप समाप्त कर सकते हो, कभी भी समाप्त कर सकते हो, और इनका उपयोग अपन विद्युत घंटी में और मोटर में इनमें कर सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि चुंबक किसे कहते हैं और चुंबक कितने प्रकार का होता है, और यहाँ से जो छोटे क्वेश्चन बन रहे थे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोगों को छड़ चुंबक की विशेषताएं बतानी है, कि जो छड़ चुंबक होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो देखो सिंपल सी है विशेषताएं। पहली बात तो चुंबक के बारे में, वो लोहे को, निकिल को और कोबाल्ट को क्या कर सकती है, अपनी ओर आकर्षित कर सकती है, पहली बात तो। दूसरी, यदि अपन छड़ चुंबक के पास अगर लोहे का बुरादा लेकर जाएंगे तो किनारों पर तो अधिक आकर्षित होगा और बीच में कम आकर्षित होगा। बीच में क्या होगा, कम आकर्षित होगा। ठीक है, इस तरीके से। और चुंबक के ध्रुवों की आकर्षण क्षमता चुंबकीय आवेश QM से व्यक्त कर सकते हैं अपन। ये ध्रुव की प्रबलता है, ये ध्रुव की प्रबलता का सूत्र है। इसका मात्रक जो होता है, ध्रुवों की प्रबलता का जो मात्रक होता है वो होता है अमीटर गुणा मीटर, अमीटर गुणा मीटर, ध्यान देखना, अमीटर गुणा मीटर। ठीक है, इस तरीके से अपन छड़ चुंबक की विशेषता लिख सकते हैं कि छड़ चुंबक जो है लोहे को, कोबाल्ट को, निकल को अपनी ओर आकर्षित करती है, और अगर अपन उसके ऊपर लोहे का बुरादा लेके जाते हैं तो ध्रुवों पर आकर्षित अधिक होती है, बीच में कम होती है, और चुंबक की ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता का मात्रक अमीटर गुणा। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं कि विद्युत चुंबक किसी स्थायी चुंबक से किस प्रकार भिन्न होता है। आप लोगों को ये बताना है कि जो विद्युत चुंबक होता है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा के चुंबक बनाई गई है वो, और जो स्थायी चुंबक होता है जो अपने गुण समाप्त नहीं कर सकता, उससे ये किस प्रकार भिन्न है, हमें ये बताना है। तो देखिए पॉइंट बना बना के हम लिख सकते हैं। पहली बात, विद्युत चुंबक बनाने के लिए क्या, विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे की एक सीधी छड़, किसकी, नर्म लोहे की एक सीधी छड़, अथवा घोड़े की नाल के आकार की छड़, अथवा कौन से की, किसकी, घोड़े के नाल के आकार की छड़। इसकी साइज कम कर लेते हैं, घोड़े के नाल के आकार की छड़ पर किसी चालक पदार्थ के विद्युत रोधी तार को अगर लपेट दिया जाए, क्या, तार को अगर लपेट दिया जाए तो धारा प्रवाहित की जाती, और फिर उसमें क्या की जाएगी, धारा प्रवाहित की जाएगी। धारा, जैसे मान लीजिए नर्म लोहा ले लिया आपने और घोड़े की नाल के आकार की छड़ ले ली और किसी चालक पदार्थ के विद्युत तार लपेट दी उसके ऊपर और धारा प्रवाहित करवाई, तो धारा प्रवाहित करवाने पर परिनलिका के भीतर क्या बन गई, वो परिनलिका, क्या बन गई, परिनलिका। परिनलिका क्या होती है, परिनलिका का मतलब होता है कि एक आप जैसे कि कोई भी कोई गत्ता है कागज का, उसके ऊपर अगर आपने तांबे के तार ऐसे लपेट दिए और ऐसी अगर आपने आकृति बना दी तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये परिनलिका कहलाएगा। ये हो जाएगी हाँ, तो ये परिनलिका कहलाती है। ये क्या कहलाती है, परिनलिका कहलाती है। तो ये तो हो जाएगी परिनलिका। ठीक है, अब देखो परिनलिका हो गई। परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि अपन ने उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाई और विद्युत धारा प्रवाहित करवाने से उसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। तथा छड़ के अंदर उपस्थित जो डोमेन होंगे, क्या, छड़ जो भाई लोहे की बनी हुई है और लोहे की छड़ के अंदर डोमेन होंगे छोटे छोटे, तो डोमेन के घूर्णन द्वारा, डोमेन क्या करेंगे, घूर्णन द्वारा पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, चुंबकित हो जाएंगे। वापस से पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, चुंबकित हो जाएंगे। अतः विद्युत चुंबकों का उपयोग, तो यहाँ पे देखना, विद्युत चुंबकों का उपयोग अपन विद्युत घंटी में, ट्रांसफार्मर में, विद्युत मोटर में, डायनेमो में। डायनेमो जानते हो क्या होता है, डायनेमो जनरेटर,
जो होता है ना डायनामो आदि में किया जाता है। तो देखो विद्युत चुंबक का उपयोग अगर आपसे पूछ ले तो आप बता देना कि विद्युत घंटी में, ट्रांसफार्मर में, विद्युत मोटर में, डायनामो में आदि में किया जाता है। जबकि स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? छोटा सा प्रश्न बन सकता है। किसका? स्टील का। स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्टील की धारणशीलता, क्या बोला मैंने? धारणशीलता। जो स्टील होती है ना, स्टील की धारणशीलता जो होती है वो नरम लोहे से कम होती है। नरम लोहे से कम होती है। अब ये धारणशीलता क्या होती है इसको मैं आपको बताता हूँ। एक कैसे अपन चित्र बनाएंगे और ये है ना, ठीक है। धारणशीलता का मतलब है कि उसने अपने अंदर कितनी चुंबकशीलता धारण कर ली, कितनी चुंबकशीलता धारण कर ली। तो ये लाइन जो होती है वो धारणशीलता को बताती है, निग्राहिता को बताती है। तो ये एक किसका वक्र होता है? शैथिल्य वक्र बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे अपन? शैथिल्य वक्र होता है। शैथिल्य वक्र होता है। तो यहाँ पर ये जो लाइन आती है वो धारणशीलता और यहाँ पे निग्राहिता, ये सब चीजें। तो अपन उसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो धारणशीलता किसकी? स्टील की। नरम लोहे से क्या होती है? कम। नरम लोहे से क्या होती है? कम। यानी नरम लोहा जो है ना वो चुंबकीय क्षेत्र को जल्दी से ग्रहण कर लेता है, लेकिन स्टील जो है वो जल्दी से ग्रहण नहीं करती। तो धारणशीलता क्या होती है? कम होती है। परंतु इसकी निग्राहिता जस्ट अपोजिट होता है। अगर धारणशीलता अगर नरम लोहे से कम है ना, तो निग्राहिता जो है ना वो नरम लोहे की तुलना में ज़्यादा होगी। बस उल्टा सा याद है। अगर धारणशीलता कम है तो निग्राहिता क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो स्टील का एक बार चुंबकन हो जाने पर, अगर स्टील का एक बार अगर चुंबकन हो गया ना, तो आप उसे विचुंबकित नहीं कर सकते। क्या? आप उसे विचुंबकित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी निग्राहिता क्या है? अधिक है। और निग्राहिता अधिक होने का मतलब है कि वो लाइन ज़्यादा है, तो इसका मतलब आप उसके मान को 0 वापस से नहीं कर सकते, वापस से नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पर विद्युत चुंबक जो है वो स्थायी चुंबक से इस प्रकार से भिन्न है कि विद्युत चुंबक जो है उसको आप ना आसानी से विचुंबकित कर सकते हो। अरे जैसे विद्युत घंटी बजाते हैं तो अपन इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तब तक तो बजती रहती घंटी, लेकिन जैसे प्लग अपन वापस से बंद कर देते हैं तो विद्युत घंटी बजना बंद हो जाती है। लेकिन जो ये जो स्थायी चुंबक, अगर मान लो विद्युत घंटी में अगर अपन स्थायी चुंबक काम में ले लेते, तो अगर एक बार उसको चुंबकीय क्षेत्र दे दिया तो वो 2-4 घंटे तक तो वो बजती रहती। इसीलिए विद्युत चुंबक का उपयोग अपन विद्युत घंटी में, ट्रांसफार्मर में, डायनामो में, विद्युत मोटर में इनमें करते हैं। स्थायी चुंबक का नहीं करते, क्योंकि स्थायी चुंबक एक बार चुंबकित होने के बाद में दोबारा उससे विचुंबकित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी पढ़ लिया। अब देखो, अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है? आप लोगों को बताना है कि चुंबकशीलता क्या होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है और आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है। तो इसके अलावा आपको इसी प्रश्न में क्या बताना है कि किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। किस प्रकार के जो पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति हो ताप पर निर्भर नहीं करती। तो हमें ये बताना है। क्या बताना है हमें कि किस चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। तो पहले अपन बात करते हैं चुंबकशीलता की। किसकी? चुंबकशीलता। चुंबकशीलता के बारे में मैंने आपको बताया था, इसे अपन म्यू नॉट से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? म्यू नॉट से। निर्वात की चुंबकशीलता है तो म्यू नॉट से, और अगर अपन माध्यम की किसकी बोले तो अपन म्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर म्यू लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं है। देखिए चुंबकशीलता है क्या, इसको समझते हैं। जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जब किसी चुंबकीय पदार्थ को आपने उठा के चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो वह पदार्थ क्या हो जाएगा? चुंबकित हो जाएगा, तथा उस पदार्थ में से वायु के सापेक्ष अधिक बल रेखाएं गुजरेगी। भाई जब उसको चुंबकित कर दिया तो वायु की तुलना में अब उसमें बल रेखाएं ज़्यादा गुजरेगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि बल रेखाएं वायु के सापेक्ष चुंबकीय पदार्थ में से अधिक सरलता से गुजरती है। भाई चुंबकित होने के बाद में जो बल रेखाएं हैं वो वायु की तुलना में चुंबकीय पदार्थ में से अधिक आसानी से गुजरेगी।
इससे हमें इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि वायु की अपेक्षा लोहे में अधिक चुंबकशीलता होती है। किसमें अधिक होती है? वायु की अपेक्षा लोहे के अंदर चुंबकशीलता क्या होती है? अधिक होती है। लोहे के अंदर चुंबकशीलता अधिक होती है। किसी चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात को पदार्थ की क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं। देखिए हम यहाँ पे इसका सूत्र भी लिख सकते हैं कि जो B बराबर जो होता है, B बराबर म्यू बराबर जो होता है वो क्या होता है? B अपॉन H होता है। क्या होता है? म्यू बराबर क्या होता है? B अपॉन H होता है। B मतलब चुंबकीय प्रेरण और H मतलब चुंबकन क्षेत्र। इन दोनों के अनुपात को अपन क्या बोलते हैं? चुंबकशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे अपन? चुंबकशीलता बोलते हैं। तो ये हो जाएगा चुंबकशीलता। तो चुंबकशीलता के बारे में अपने को इतनी लाइनें तो पता ही चली गई कि चुंबकशीलता क्या है। जब आप किसी पदार्थ को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो वो पदार्थ चुंबकित हो जाता है और उस पदार्थ में से बल रेखाएं बहुत ज़्यादा गुजरने लगती है। इससे हमें यह पता लगता है कि जो पदार्थ है वायु की अपेक्षा उस लोहे के अंदर बल रेखाएं ज़्यादा गुजर रही है। इसलिए अपन क्या कहते हैं, जो B और H का जो अनुपात होता है, B और H का जो अनुपात होता है उसे अपन क्या कहते हैं? चुंबकशीलता कहते हैं। और चुंबकशीलता का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो होता है वेबर बटा एम्पियर गुणा मीटर। क्योंकि B क्या है? चुंबकीय प्रेरण के रूप में, तो इसका मात्रक तो वेबर आ जाएगा। और नीचे चुंबकन क्षेत्र जो होता है तो चुंबकन क्षेत्र का मात्रक होता है एम्पियर गुणा मीटर। क्या होता है? एम्पियर गुणा मीटर। तो वेबर बटा एम्पियर गुणा मीटर, वेबर बटा एम्पियर गुणा मीटर। अथवा दो मात्रक, एक और मात्रक है न्यूटन बटा एम्पियर का स्क्वायर, न्यूटन बटा एम्पियर का स्क्वायर। ये दोनों यहाँ से हो गए। तो आप चुंबकशीलता में अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहे तो जो मैंने शुरू की लाइन बताई है वो, और एक ही म्यू बराबर B बटा H होता है और इसका मात्रक जो होता है वो वेबर बटा एम्पियर गुणा मीटर होता है, और एक और मात्रक न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर होता है। ये याद रख लेना आप। आपेक्षिक चुंबकशीलता किसे कहते हैं? जैसे कि अपन ने विद्युत आपेक्षिक पारगम्यता को म्यू आर से लिखते थे, एप्सिलॉन आर से लिखते थे। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं किसकी? आपेक्षिक की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? आपेक्षिक विद्युतशीलता की बात कर रहे हैं। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता देखिए क्या आएगी। आपेक्षिक विद्युतशीलता को अपन म्यू आर से लिखेंगे, और म्यू आर क्या हो जाएगा? म्यू आर एक विमायन राशि होती है, जैसे कि एप्सिलॉन आर भी विमायन राशि है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रख लेना। आपसे पूछ ले कि एप्सिलॉन आर यानी परावैद्युतांक कैसी राशि है, तो आप बोल देना विमाहीन राशि है। कैसी है? क्योंकि इसकी कोई विमा नहीं होती है। और आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर पूछ रहे तो ये भी कैसी राशि है? विमाहीन राशि। कैसी राशि है? विमाहीन राशि है। और ये क्या होगा? म्यू आर जो होगा वो पता है क्या होगा? म्यू अपॉन म्यू नॉट का अनुपात होगा। ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। पदार्थ की चुंबकशीलता, वो विद्युतशीलता ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? चुंबकशीलता। तो किसी पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को अपन क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता म्यू आर कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यू आर। तो म्यू आर बराबर क्या होगा? म्यू अपॉन म्यू नॉट, म्यू अपॉन म्यू नॉट। और ये कैसी राशि होगी? विमायन राशि होगी। तो यहाँ तक हम समझ गए। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति किससे कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि चुंबकीय प्रवृत्ति को अपन किससे व्यक्त करते हैं? काई से। किससे व्यक्त करते हैं? काई। जानते हो काई? ये होता है काई। ऐसे लिखते हैं काई को, काई ऐसे लिखा जाता है काई। काई ऐसे एक्स बनाते हैं ना अपन, ये काई है। ये क्या है? काई। इसे अपन चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। अब चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है देखिए, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है तो एक बार इसको रफ कर देते हैं। चुंबकीय प्रवृत्ति देखिए क्या होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति अगर हम कहें सिंपल शब्दों में, प्रवृत्ति ससेप्टिबिलिटी क्या है? अगर किसी कोई पदार्थ है जिसकी अपने को चुंबकीय प्रवृत्ति पता लगानी है, तो किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उस पदार्थ के चुंबकत्व धारण करने की क्षमता होती है। प्रवृत्ति यानी कोई भी पदार्थ वो कितना चुंबक क्षेत्र धारण कर सकता है, कितना चुंबकत्व धारण कर सकता है, उसकी जो माप होगी ना वो क्या कहलाएगी? चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाएगी। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति उस पदार्थ के चुंबकत्व धारण करने की क्षमता से मापी जाती है। अर्थात कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में कितनी सरलता से चुंबकित हो जाता है, कोई पदार्थ कितनी जल्दी कितनी सरलता से अगर चुंबकित हो जाता है तो उसे अपन बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति।
किसी चुंबकीय पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता यानी आई, चुंबकीय तीव्रता आई, तथा उससे उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसे अपन क्या बोलेंगे एच, इनका जो अनुपात होगा आई अपॉन एच का, यही क्या कहलाएगी, चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाएगी। आई अपॉन एच का अनुपात क्या कहलाएगा, चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाएगा। आई का मतलब चुंबकीय तीव्रता है और एच का मतलब है चुंबकन क्षेत्र। क्या है, चुंबकन क्षेत्र। तो इनके अनुपात को अपन क्या बोलते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं। ये तो हो गई चुंबकीय प्रवृत्ति, यानी काई बराबर हो जाएगा आई अपॉन एच। अब और ध्यान देना, अगर निर्वात के लिए इसका मान शून्य कितना है, शून्य, निर्वात के लिए इसका मान कितना है, शून्य, कितना है, शून्य, शून्य न, अगर शून्य नहीं है तो हम कह सकते हैं कि निर्वात में चुंबकन नहीं हो सकता, अतः इसका कोई मात्रक भी नहीं होता, तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मात्रक भी कुछ भी नहीं होता। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। और एक और लाइन याद कर लेना, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती, कि ताप कितना है, बढ़ रहा है घट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ताप पर निर्भर नहीं करती। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर नहीं करती। तो एक बार मैं आप लोगों को ब्रीफली बता देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा है इसके अंदर। हमने पढ़ा कि म्यू नोट क्या होता है, म्यू आर क्या होता है और काई क्या होता है, ये पढ़ा। ये म्यू नोट तो है चुंबकशीलता, कि भाई उसकी चुंबकशीलता कितनी है। म्यू आर मतलब है आपेक्षिक चुंबकशीलता, जो कि म्यू और म्यू नोट का अनुपात होता है, और काई जो होता है वो आई अपॉन एच का अनुपात होता है। ये तीनों बातें थी, हमने तीनों बातें डिस्कस कर ली। समझ में आ गया होगा, आशा है ऐसी आप लोगों से। और ठीक है, लगभग हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। इसके बाद में अपन 6 चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आप मेरा नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मेरे को पूछ सकते हो, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मेरे से पूछ सकते हो। और अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और भी जानने हैं तो मैं इस पे वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप उसे देखते रहना। और भी मेरे वीडियो हैं उनके भी देख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।